तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस में। और आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे मेरी वीडियोस पे। थैंक यू सो मच बच्चों। तो आज क्या कर रहे हैं बेटे, हम लोग कंपनीज एक्ट को फिनिश करने जा रहे हैं, सीए फाउंडेशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर्स कवर किए हैं। आज 8वां लेक्चर है और आज इसको बिल्कुल एंड करते हैं। बहुत हो गया, कंपनीज एक्ट का भी 8 लेक्चर इनफ है। और कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है कि सर अगला चैप्टर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करवाएं। तो दैट्स इट, अब डील डन हो चुकी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के बाद। ओके बच्चे, तो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, आज कंपनीज एक्ट को पहले से हर क्लास में मैं पहले रिवाइज करवाता हूं। पिछले 7 के 7 लेक्चर में पहले रिवीजन हुई है। आज क्योंकि आखिरी लेक्चर है तो पहले मैं आज का लेक्चर खत्म करके फिर एंड में रिवीजन करवाऊंगा पूरे कंपनीज एक्ट की। ठीक है, तो मैंने सेक्शन 9 तक आपको पिछली क्लास में करवाया था। अभी सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये मुझे आपको बताना है। ये पिछली क्लास में मैंने नहीं बताया था और एक्चुअली में मैं इसको बताना भूल गया था, मैं इसको देखा नहीं, तो इसीलिए मैं आज ये बता रहा हूं। मैंने देखा कि मुझे वैसे सेक्शन 10 तक करना था, सेक्शन 9 तक हुआ, कोई बात नहीं, आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सेक्शन 3 बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 5 आर्टिकल, 6 ओवरराइड नहीं कर सकता, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 हमने पहले पढ़ा चैरिटेबल, 9 क्या होते हैं, सब्सक्राइबर बन जाते हैं कौन, मेंबर। सेक्शन 10 लास्ट है इनकॉर्पोरेशन का, जरा ये सुन लो, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। सेक्शन 10 इनकॉर्पोरेशन का ये करता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ध्यान से सुनेंगे बच्चे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का इफेक्ट क्या होता है कि जो कंपनी का मेंबर है वो कंपनी के लिए बाउंड हो जाएगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब भाई कोई पैसे वैसे देने हैं मेंबर को तो वो कंपनी को वो पैसे देगा, पेमेंट अपनी करेगा। कंपनी भी अपने मेंबर्स के लिए बाउंड होगी। कोई भी जनरल मीटिंग बुलानी है तो वो मेंबर से पूछेगी, कोई डिसीजन लेना है तो वो मेंबर से पूछेगा। तो इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है वैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन इस तरीके से इफेक्ट करता है कि मेंबर्स और कंपनी आपस में बाउंड हो जाते हैं। जैसे कि आपका और मेरा एक एग्रीमेंट हो जाए तो आप और मैं दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। ऐसी मेंबर और कंपनी भी आपस में बाउंड हो जाते हैं। क्लियर है? प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या ये मेंबर दूसरे मेंबर के लिए बाउंड होगा क्या ये पार्टनरशिप है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक बात होती है म्यूचुअल एजेंसी। यहां पर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा और अभी मैंने पार्टनरशिप एक्ट नहीं कराया, कराऊंगा तो वहां बताऊंगा कि पार्टनर्स का आपस में म्यूचुअल एजेंसी होता है। मतलब हर एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल होता है। मतलब एक पार्टनर की एक्टिविटीज पर बाकी के पार्टनर्स लाइबल होते हैं। लेकिन क्या कंपनी में भी ऐसा होता है? तो आंसर है नो। मतलब कोई एक मेंबर अपने दूसरे मेंबर पर लाइबल नहीं होने वाला। मेंबर लाइबल होते हैं सिर्फ कंपनी के लिए और कंपनी लाइबल होती है सिर्फ मेंबर के लिए। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑल वेल बच्चे, तो जरा इसको पढ़ते हैं। कह रहा एज पर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड शैल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स देयर ऑफ। मतलब जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, वैसी कंपनी और मेंबर्स आपस में एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, मतलब बाइंड हो जाते हैं। क्लियर है? And to the same extent, if they respectively had been signed by the company and by each member, and an agreement to observe all the provision of the memorandum and of the article, all monies payable by any member to the company under the memorandum or article shall be debt due from him to the company। मतलब जो भी पैसे मेंबर को चुकाने हैं कंपनी को वो मेंबर अब चुकाएगा, ये जिम्मेदारी बन जाती है किसी मेंबर की। और जो भी लाइबिलिटी कंपनी की मेंबर के प्रति होगी फ्यूचर में वो कंपनी भी निभाएगी।
क्लियर है? ये छोटा सा इफेक्ट था सेक्शन नंबर 10, ये लास्ट क्लास में करवाना चाहिए था बट थोड़ा भूल गया, दिमाग से स्किप हुआ, सॉरी उसके लिए। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरा बच्चा आज की क्लास। सबसे पहले ये कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। इसको मैं बाद में बताने वाला हूं क्योंकि ये अभी इनकॉर्पोरेशन की सीरीज चल रही है, तो क्यों ना पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल को पूरा फिनिश किया जाए। वैसे कई हद तक मैं मेमोरेंडम आपको पढ़ा चुका हूं, फिर हम कैपिटल और शेयर पे आएंगे। छोटा सा टॉपिक है शेयर और कैपिटल का, मैं पहले मेमोरेंडम पर आ रहा हूं। बहुत आसान और काफी हद तक हम लोगों ने किया हुआ है। इसकी कुछ केस स्टडीज होंगी, वो केस स्टडीज हम लोग करेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है मेरा बच्चा? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, मेमोरेंडम एक कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, किंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर कुछ 7 क्लॉजेज होते हैं। अगर 1% कंपनी हो और अगर 1% कंपनी के अलावा नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो तो 6 क्लॉजेज होते हैं। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसको आप सिचुएशनल क्लॉज भी कहते हो, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्राइबर क्लॉज। क्लियर है? तो इन क्लॉजेस की हम लोग बात करेंगे और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेड्यूल नंबर 1 के टेबल नंबर ए, बी, सी, डी और ई के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो हमने पिछली क्लास के अंदर पूरा का पूरा पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर कह रहा है द एमओए ऑफ कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर, इट डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, बताया था ना, संविधान किसी कंपनी का, जैसे भारत का संविधान है, and the scope of the powers of the company with which it has been established under the act. It is a very foundation on which the whole edifice of the company is built. मतलब एक तरीके से आप एक कंपनी का पूरा एक स्ट्रक्चर अगर जानना चाहते हो, पूरी कंपनी को समझना चाहते हो कि ये कंपनी एक्चुअली में क्या है, तो आप उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना, आपको कंपनी का पूरा बेस समझ में आ जाएगा। आप खुद सोचो, नाम, कैपिटल, लाइबिलिटी और ऑब्जेक्ट, सब्सक्राइबर और रजिस्टर्ड ऑफिस, इस सबसे काफी कुछ पता लग जाता है। क्लियर है जी? तो ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्यों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करा जाता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जरा इसको देखते हैं। कह रहा इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट एक्शन कैन नॉट गो। देखो जी, एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अब वो कंपनी गई पैसा मांगने के लिए, मान लो पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक से पैसा मांगने गई, तो जब वो कंपनी पब्लिक से पैसा मांगेगी तो कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये बताएगी कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये पैसे हम क्यों मांग रहे हैं। ये पब्लिक जब कंपनी को पैसा देगी तो पहले इस पब्लिक की ड्यूटी है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ ले। तो ये पब्लिक के जितने भी लोग हैं उन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम को पढ़ा और मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ था एक क्लॉज जिसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑल वेल, कौन सा क्लॉज? ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट था, मान लो किसी कंपनी का, मान लो ये रिटेल सेक्टर की कोई कंपनी थी, ये वाली रिटेल में इसका पूरा का पूरा काम था। रिटेल आप जानते ही हो, रिलायंस और वो फूड बाजार जो होते हैं, बिग बाजार टाइप। तो पब्लिक ने ये पैसा जो है वो कंपनी को दे दिया ताकि वो कंपनी रिटेल में अपने इस पैसे को लगाए और फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो वो पैसा पब्लिक को वापस डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। अब मान लो ये कंपनी ने रिटेल के नाम पर पैसा लगाकर उस पैसे को बियर बनाने में लगा दिया या कोई रियल स्टेट के अंदर लगा लिया, तो फिर ये कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के क्या जा रही है, बियॉन्ड जाकर काम कर रही है, जो कि एकदम गलत बात है। तो यही ऑब्जेक्ट होता है मेमोरेंडम का कि क्यों मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड किया जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी हुई किसी भी चीज के आगे और बियॉन्ड जाकर, नेगेटिव जाकर काम ना करे, करती है तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब इस लाइन को पढ़ता हूं। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट, मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है, फॉर विच, जिसके लिए कंपनी को फॉर्म किया गया है, इसीलिए आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ लिखा होता है कि एक कंपनी का ऑपरेशन क्या होगा, बियॉन्ड विच इट कैन नॉट गो।
It enables shareholder, creditor and all those who deal with the company to know what its power are and what activity it can engage in. मतलब हर एक शेयर होल्डर और क्रेडिटर को पता होता है कि क्या क्या पावर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ने के बाद, और कंपनी अपने किस ऑब्जेक्ट पर काम कर सकती है, इसके अलावा कंपनी किसी और ऑब्जेक्ट पे काम करती है तो ये शेयर होल्डर और क्रेडिटर कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है। ए मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेक्शन नंबर 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है। इसीलिए हर वो पर्सन जो कंपनी के साथ डील करता है उसको एमओए और एओए की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मान लो उसने एमओए और एओए को पढ़े बिना कंपनी से डील करा तो फिर वो कंपनी को दोष नहीं दे सकता। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहते हैं, आगे आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो कह रहा है कंसिक्वेंटली एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम, मतलब अजम्पशन ली जाती है, माना जाता है कि उसको सारी एमओए और एओए की कंडीशन के बारे में पता है। ऑल वेल जी। अगला पॉइंट ये कहता है द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको ये बात पता होनी चाहिए कि उनके पैसे कहां पर लग रहे हैं, किस जगह पर उनका रिस्क है, इन्वेस्टमेंट का क्या रिस्क है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और पता कैसे चलेगी? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ने के बाद। ये अजम्पशन है, if you are entering into an agreement with the company then it is your duty to read full memorandum and article of association of the company, otherwise you will be personally liable for any loss caused to it. Thank you. आगे कहता है A company cannot depart from the provision contained in the memorandum. However, imperative may be the necessity for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on it by the memorandum. मतलब एक कंपनी कभी भी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई बातों के विरुद्ध नहीं जा सकती। हाँ, अगर जरूरत है, कोई सिचुएशन ऐसी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में के विरुद्ध जाना है, मान लो कि ऑब्जेक्ट था कंपनी का रियल स्टेट में, लेकिन रियल स्टेट में अभी मार्केट डाउन है पूरा का पूरा, तो कंपनी उस पैसे का यूज किसी और काम में लगाना चाहती है, तो पहले कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करेगी, जो कि आप सीए इंटर के अंदर पढ़ोगे सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग। अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेगी, और चेंज करने के लिए भी जिन्होंने पैसा दिया उन्हीं से परमिशन मांगते हैं, मेंबर से परमिशन मांग के चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। ऑल वेल जी। और अगर आप कंपनी ने, ये आगे आएगा ये टॉपिक, अगर कंपनी ने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाकर काम किया तो फिर वो चीज हो जाती है अल्ट्रा वायरस और वो वॉइड होती है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है, अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड, एंड द वायरस मीन्स द पावर। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायरस मीन्स द पावर। मतलब अगर कोई कंपनी बियॉन्ड द पावर जाती है तो फिर वो ट्रांजेक्शन्स को वॉइड करार दिया जाता है। आगे मैं आपको 3 डॉक्ट्राइन्स पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर बाद बस स्टार्ट होने वाला है, वहां पर अल्ट्रा वायरस का एक केस भी बताने वाला हूं, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची का, आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटे? तो क्लियर है ये समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ओवरऑल मैं आपको ये समझा दूं कि मेमोरेंडम में हमने क्या पढ़ा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, किंग डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम में लिखे हुए, असल मकसद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने का ये होता है कि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स जो कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा पैसा, हमारा सामान किस ऑब्जेक्ट में लगाया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो अगर कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर उस पैसे को लगाया तो वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होता है और ये वॉइड ट्रांजेक्शन होता है। ऑल द डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लाइबल। क्लियर है? और दूसरी बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है तो ये हर एक इन्वेस्टर्स को, हर एक पर्सन को बोला गया है कि अगर आप कंपनी के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, जुड़ रहे हो, तो फिर आपको एमओए और एओए को फॉलो करना। आगे समझ में? आपको एमओए और एओए को रीड कर आना है, आपको नॉलेज होना है। ठीक है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है
ये टेबल नंबर ए से लेकर ई तक शेड्यूल 1 में दे रखा है। टेबल ए में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, बी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, डी में अनलिमिटेड कंपनी और ई में अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये 5 अलग तरीकों की कंपनियां होती हैं। आपको अगर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स से तो आपका एमओयू बनेगा टेबल ए में। अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से तो आपका बनेगा टेबल बी में। अगर आपको रजिस्टर्ड करवानी है गारंटी विद शेयर कैपिटल तो सी में, अनलिमिटेड लायबिलिटी डी में और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विद शेयर कैपिटल टेबल नंबर ई के अंदर। ठीक है, अब ये कहता है मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होता है। तो मेरे बच्चे कंटेंट को आप ध्यान से सुनना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में जो कंटेंट होता है उसमें सबसे पहला कंटेंट है नेम क्लॉज। कौन सा क्लॉज? नेम क्लॉज। तो बस सेक्शन 8 कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है तो बाकी हर कंपनी को अपने नाम के एंड में अगर प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है और अगर पब्लिक कंपनी हो तो लिमिटेड वर्ड लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेल, सेक्शन 8 कंपनी को राहत है कि उसको नहीं लिखना होता। नेम क्लॉज आपने पढ़ा। फिर अगला ये कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब कंपनी क्या ऑब्जेक्ट करेगी, मतलब वो जो पैसा आप मार्केट से ले रहे हो वो पैसा किस बिजनेस में लगाएगी। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 4 आप लोग पढ़ रहे हो, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं तो इसलिए गो थ्रू करवा रहा हूं। वैसे ये बहुत डिटेल के अंदर है बट वो सीए इंटर के अंदर है, यहां पर फाउंडेशन में आपको इतना ही पढ़ना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, इसके अलावा लाइबिलिटी क्लॉज हो गया। लाइबिलिटी हम पढ़ चुके हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कैपिटल क्लॉज हो गया और सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया जिसको आप एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हो। ऑल वेल बच्चे। और फिर यहां पर ये बताना है, एक इन्होंने इस वर्ड्स में दे रखा है बोल्ड में, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। बाकी देखो हमने पूरा का पूरा करा हुआ है। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। हाउएवर a minor cannot be a signatory to the memorandum as he is not competent to a contract. A guardian of minor who subscribe to the memorandum on his behalf will be deemed to be have subscribed in his personal capacity. टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कौन कर सकता है। तो एक नेचुरल पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ कंपनी और एक कंपनी भी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है। एक कंपनी मतलब एबीसी लिमिटेड कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड। तो ऐसे में एक्सवाईजेड के मेमोरेंडम को एबीसी खुद साइन तो नहीं कर पाएगा क्योंकि एबीसी तो आर्टिफिशियल है। तो अब एबीसी का कोई एजेंट होगा जो एबीसी के बिहाफ पर एक्सवाईजेड के मेमोरेंडम को साइन करेगा क्योंकि एबीसी सब्सक्राइबर है एक्सवाईजेड कंपनी का। ऑल वेल, लेकिन एक और बात इन्होंने बताई हुई है कि एक माइनर क्योंकि इनकेपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने को, तो माइनर अगर किसी कंपनी का मेंबर बन रहा है तो माइनर के बिहाफ पर उसके गार्जियन जो है वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बनेगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब टॉपिक है हमारा डॉक्ट्राइन्स। तो मैं आपको कुछ 3 डॉक्ट्राइन्स पढ़ाने वाला हूं। पहले तीनों के 3 डॉक्ट्राइन्स को हम लोग यहां पर करने वाले हैं एंड देन हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेटा, डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, तो 3 डॉक्ट्राइन आपको पढ़ने हैं। एक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बेटा ये वायरस वो वाला वायरस नहीं जो कंप्यूटर में आता, वायरस है। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और एक मेरा है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो डॉक्ट्राइन में सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बेटे अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। कौन सा पावर? बियॉन्ड द पावर। तो उसी का एक सिद्धांत बना कि एक कंपनी जो है वो
अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे हुए ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा काम टीचिंग का, पढ़ाने का, मैंने अपनी फैमिली से पैसे लिए कि मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, मुझे पैसे दो, ये वो, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और उस पैसे को मैंने उठाकर अगर स्टॉक मार्केट में लगा दिए तो ये एक धोखा हुआ मेरी तरफ से मेरी फैमिली को, हुआ या नहीं? इसको भी आप बियॉन्ड द पावर बोलते हो, अल्ट्रा वायरस। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये वॉइड ट्रांजेक्शन है और मैं यहां पर पर्सनली लायबल ठहराया जाऊंगा। क्लियर है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर लिखा है जो भी बात आपको पैसा वहीं लगाना है, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं करनी। एक केस आया था बेटे, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची। केस में काफी कुछ है बट मैं आपको पहले मोटा मोटा ये केस समझाना चाह रहा हूं। बेटे कंपनी थी रेलवे कंपनी जिसका काम था रेलवे के वैगन्स बनाना। वैगन्स मतलब वो जो बॉक्सेस होते हैं रेलवे के, काम करते हैं, यहीं से देख लेते हैं पूरा का पूरा। ये रहा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ठीक है, द फैक्ट ऑफ द केस आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी वर टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। ठीक है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, टू परचेज लीज सेल एंड ऑफ वर्क माइन एंड परचेज एंड सेल एज मर्चेंट, एज एजेंट, कोल, टिम्बर, मेटल्स एक्सेट्रा। ये सब कंपनी के ऑब्जेक्ट थे। कंपनी के डायरेक्टर ने एक रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम। आप एक बात बताओ, फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन द बेल्जियम, ए से लेकर डी के बीच में कहीं पर है क्या? क्या कहीं पर फाइनेंस का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है इस कंपनी का? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वो बेचते हैं, हायर करते हैं रेलवे कैरेज, वैगन्स, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, परचेज, सेल, लीज और कोल, टिम्बर और मेटल्स। लेकिन उन्होंने फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन द बेल्जियम उसका कॉन्ट्रैक्ट किया रिची के साथ। आपको नहीं लगता ये ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड जाकर काम किया कंपनी के डायरेक्टर ने? एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अब क्या हुआ कि कंपनी को पता तो लग गया कि हमने गलती करी, तो डायरेक्टर के इस एक्शन को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर मेंबरों से बोल के रेटिफाइड कर दिया। रेटिफाइड मतलब होता है कंफर्म कर देना कि हाँ जी डायरेक्टर्स आपने सही किया। मतलब डायरेक्टर को पता लग गया कि मैंने गलत काम कर दिया, मैं बियॉन्ड द पावर चला गया। तो डायरेक्टर ने सोचा कि एक काम करते हैं, पैसा तो मेंबर का ही था, मेंबर को बुला लेते हैं और मेंबरों से परमिशन ले लेते हैं कि क्या मैंने सही किया है। तो मेंबरों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। अरे आपने मेंबरों से तो रेजोल्यूशन पास करवा लिया लेकिन आप कंपनीज एक्ट के तो बियॉन्ड चले गए, लॉ तो आपने तोड़ ही दिया। तो इवन अगर किसी डायरेक्टर ने बियॉन्ड द पावर काम किया, इवन उसने अपने बियॉन्ड द पावर वाली एक्टिविटी को अपने मेंबर से बाद में रेटिफाइड करवा लिया, मतलब कंफर्म करवा लिया, तो भी डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा। द कंपनी हाउएवर रेपुटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस। कंपनी ने रिची को पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि अल्ट्रा वायरस था। एंड रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और रिची ने अपने पैसे लेने के लिए, डैमेज के लिए जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस किया। हिज कंटेंशन वाज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड हेंस विद इन इट्स पावर। Moreover, it had been ratified by a majority of shareholder। रिची कह रहा है कि भाई आपने यहाँ जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है और बाद में आपने ये रेटिफाइड भी किया है। However, it was held by the court that the contract was null and void। कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट null and void है। It said that the terms general contract was associated with mechanical engineering। That is, it had to be read in connection with the company's main business। Main business क्या है? Mechanical engineering and general contract। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड करोगे ना। फाइनेंस कहां पहुंच गए आप लोग? ये बात कोर्ट ने बोली। If the term general contractor was not so interpreted, it would authorize to making of contract of any kind and every description, for example, marine and fire insurance। तो देखो सिंपल, An ultra virus contract can never be made binding on the company। कोई भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन अगर की गई है तो कंपनी पे बाउंड नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस।
आप बाद में इसको इंट्रा वायरस नहीं कर सकते, जैसे ऊपर डायरेक्टर ने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाकर अपनी की गई गलती को रेटिफाइड करवा दिया, तो भी वो इंट्रा वायरस नहीं हो सकता। चाहे किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो, इंट्रा वायरस आप नहीं कर सकते। बात समझ में आती है? तो कहता है द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी सम अप। नंबर 1, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म विच though legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum or by law, it is said to be ultra virus and hence null and void। चाहे आपके लॉ के अंदर भी कुछ भी हो, चाहे लीगल हो, सब कुछ भी हो, लेकिन आपको बियॉन्ड द पावर जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। An act which is ultra virus, the company cannot be ratified even if by the unanimous consent of all the shareholder। यूनानिमियस मतलब 100% कंसेंट भी हो जाए ना, तो भी आपकी की गई गलती को माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे तो वो तो मेंबर को तो आप पटा लोगे, आपने मीटिंग में 4-4 समोसे एक्स्ट्रा खिला दिए, मेंबरों को पटा लिया, उनका दिमाग उन्होंने आपने वॉश कर दिया, तो ऐसे तो आप कंपनीज एक्ट के सारे रूल तोड़ लोगे। तो इवन आपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड जाकर काम किया तो भी, चाहे सारे शेयर होल्डर ने बाद में एग्री भी कर दिया हो, तो भी वो अल्ट्रा वायरस ही होगा। An act which is ultra virus, the director, but intra virus, the company can be ratified by the member of the company through a resolution passed at the general meeting। कह रहा है an act which is ultra virus, डायरेक्टर जो है वो लाइबल होता है, बट इंट्रा वायरस द कंपनी कैन बी, और कंपनी के लिए, जो डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस है वो कंपनी के लिए इंट्रा वायरस है, मतलब कंपनी लाइबल नहीं होगी। डायरेक्टर तूने किया है, तू भर, मैं लाइबल नहीं होने वाला। क्लियर है? If an act is ultra virus, the article it can be ratified by altering the article by special resolution at the general meeting। हाँ, अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, तो फिर उसको आप रेटिफाइड कर सकते हो जनरल मीटिंग में, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर आपने अल्ट्रा वायरस किया तो वो रेटिफाइड इवन यूनानिमियस कंसेंट से भी नहीं होने वाला। क्लियर है? तो अब मैं इसकी समरी बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना। टॉपिक है डॉक्ट्राइन। किसका टॉपिक है? एमओए का। तो डॉक्ट्राइन कहता है सिद्धांत। सिद्धांत में आपको 3 पढ़ाने वाला हूं, एक बता चुका हूं। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नंबर 1, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहता है कि अगर एक कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि हम लोग ये वाला बिजनेस करेंगे, तो फ्यूचर में कंपनी बिना परमिशन लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड नहीं जा सकती, और अगर बियॉन्ड जाती है तो वॉइड है। और बियॉन्ड जाने के बाद अगर उन्होंने इवन 100% मेंबरों से भी परमिशन ले ली, रेटिफिकेशन ले ली, तो भी वो गलत हो जाएगा, तो भी इंट्रा वायरस नहीं होता। ये केस आया था एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची, जिस कंपनी का फाइनेंसिंग का काम नहीं था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट और रेलवे वैगन्स वगैरह का काम था। डायरेक्टर रिची के साथ पहुंचा कॉन्ट्रैक्ट बनाने, तो ऐसे में डायरेक्टर्स को पर्सनल लायबिलिटी ठहराया गया, कंपनी अपनी जेब से पैसे नहीं देगी। समझ में आ गई बात? अब आगे की बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सेक्शन नंबर 5 मेरे बच्चे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? इट कंटेन्स रेगुलेशंस, इसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, inclusion of matters। The article shall also contain such matter as are prescribed under the rules। जैसे कंपनी को बोनस शेयर देना है, तो फिर बोनस शेयर के बारे में आर्टिकल में लिखा होगा। कंपनी को अपने शेयर्स का बाय बैक करना है, अपने खुद के शेयर खरीदने हैं, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। हर चीज कंपनी में, कंपनी के हर एक्ट के बारे में आर्टिकल में लिखा होगा। क्लियर है? कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट मैंने आपको बिल्कुल ठीक लास्ट क्लास के अंदर बताया हुआ है, जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है, और अगर नहीं देखी लास्ट क्लास तो मेरी वीडियोस के अंदर आप जाएंगे, इंट्रेंचमेंट का 6 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ है। दोबारा से अगर किसी को सुनना हो तो बहुत डिटेल में, लेकिन यहां पर क्योंकि आ गया तो बता देता हूं। एक कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मुश्किल बना सकती है, इसको एंट्रेंचमेंट बोलते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कैपिटल क्लॉज के अंदर अगर बदलाव करने हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। क्लियर है? लेकिन अगर कंपनी ये चाहती है कि हम ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, हम स्पेशल करेंगे, तो वो कर सकते हैं, आर्टिकल को मुश्किल बना सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए
अगर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल को मुश्किल बना रही है तो पहले सारे के सारे 100% मेंबर की परमिशन लेगी, और अगर पब्लिक कंपनी अपने आर्टिकल को मुश्किल बना रही है तो वो परमिशन लेगी किसकी? सिर्फ 3/4 यानी 75% मेंबर्स की, 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ऑल वेल, तो ये एंट्रेंचमेंट का पूरा प्रोविजन है, ये आपको देखना है। ये अपना 6 मिनट की वीडियो है, इसको आप देख लेना, नहीं तो पिछला वाला लेक्चर आप सुन लो, आपका हो जाएगा। ठीक है बेटे, और ये आपका होमवर्क है बेटे, एमओए और एओए के बीच का डिफरेंस। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपका छोटा सा एक होमवर्क भी नहीं है, ये आपको मेरी एक वीडियो देखनी है। आप YouTube पे सर्च करना, डायरेक्ट सर्च कर देना, ये वीडियो मेरी अभी चल गई है वीडियो, कुछ 1400-1500 लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है 2 महीने के अंदर। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को वहां पर समझाया हुआ है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? पूरा का पूरा मैंने फैक्ट, ये पूरा केस जो है वहां पर बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है, तो आप प्लीज इसको जरूर देखना। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब बात होती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, जरा इसको भी देख लेते। मैं एक काम करने जा रहा हूं, अल्ट्रा वायरस आपको समझा दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, और कंस्ट्रक्टिव का सिर्फ मीनिंग बता देता हूं। इसका मीनिंग और इस इंडोर मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक जो है वो कुछ 4 मिनट की वीडियोस के अंदर है। तो देखो, आपको कंपनीज एक्ट में कितनी वीडियो मेरी देखनी है? कंपनीज एक्ट के अंदर एक तो मैंने मकोरा वाला केस आपको बताया था, वो आपको देखना है। एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की 2 वीडियोस मैंने डाली हुई है, एक डीनशो मैनेजी पेटेंट वाली डाली हुई है, और एक डाइमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वैसे ये मैंने क्लास में भी करवाया है। एक रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान, यानी कि इंडोर मैनेजमेंट को आपको वहां पर पूरा देखना है। आप बिलीव करो, आपको वहां से इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा जितना कि आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। और अगला है आपका एक एंट्रेंचमेंट, इसकी 6 मिनट की वीडियो है। कुल मिलाकर आपको 15 से 16 मिनट कंपनीज एक्ट में और देने हैं रेगुलर क्लासेस के अलावा। आपका कंपनीज एक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको अभी फील हो भी गया होगा कंपनीज एक्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है बेटे, मेरे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, X1, X2, X3, X4, जो भी कंपनी से जुड़ने आएगा, कंपनी ये ऑलवेज एज्यूम करती है कि इस X1, X2, X3 और S4 को मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्योर नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। सिंपल। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, एमओए और एओए जो होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये मान के चलती है कंपनी की जो भी सामने वाला पर्सन मुझसे डील करने आ रहा है, वो बंदा एमओए एओए को पढ़कर आ रहा है, और अगर वो पर्सन एमओए और एओए को पढ़कर नहीं आ रहा तो ऐसे में उस पर्सन की गलती मानी जाएगी, ना कि कंपनी की। कुल मिलाकर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बात करता है कंपनी के फेवर की। किसकी बात करता है? फेवर की। और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि जो भी आउटसाइडर कंपनी का एमओए और एओए पढ़कर कंपनी से डील कर रहा है, वो आउटसाइडर हमेशा एज्यूम करता है कि कंपनी अपने एमओए और एओए में लिखी हुई जितनी भी बातें हैं उन सबको फॉलो कर रही है। क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट है, अब आउटसाइडर को ये थोड़ी पता है कि कंपनी इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो फिर ये काम आउटसाइडर के दिमाग में हमेशा ये अजम्पशन रहती है कि कोई भी अगर एमओए एओए के अंदर लिखा हुआ रूल है तो उस रूल को कंपनी जो है वो फॉलो कर रही है, क्योंकि आउटसाइडर अपना एमओए एओए पढ़कर आया है। अगर वो पढ़कर नहीं आया तो उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा और वो पर्सन लाइबल।
क्लियर है? तो फिर ये वीडियो आपको देखनी ही देखनी है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको ये वीडियोस देखनी है, मकोरा वाली लिफ्टिंग की 2 वीडियो डाली है, रॉयल ब्रिटिश बैंक की और एंट्रेंचमेंट की। अगर आपने ये नहीं देखी तो आपको नुकसान होगा। ठीक है बच्चे? तो चलो जी, लास्ट टॉपिक हमारे कंपनीज एक्ट का हम लोग करते हैं एंड देन वी विल रिवाइज फुल कंपनीज एक्ट। शेयर्स का। तो बेटे शेयर्स क्या होते हैं? चलो जी, आपने सुना होगा, आप 11th-12th क्लास से शेयर्स के बारे में बात कर रहे हो। शेयर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? शेयर्स मींस जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। तो शेयर कैपिटल ये हमारा ऊपर है, तो पहले शेयर कैपिटल बताते हैं फिर शेयर को बताएंगे। जो शेयर कैपिटल है कंपनी का पूरा, जब भी प्रमोटर जाता है किसी कंपनी के पास, सॉरी आरओसी के पास कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने, तो वहां एमओए और एओए प्रमोटर बनाता है। तो इस एमओए के अंदर एक क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज। क्लियर है? तो आरओसी क्या करता है? आरओसी उस प्रमोटर को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, सारी प्रक्रिया प्रोसेस पूरा होने के बाद, तो आरओसी ये बोलता है कि तुम अपनी लाइफ में इतनी ही अथॉरिटी है कि आप इतने ही पैसे पब्लिक से ले सकते हो। इसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आपने सुना भी होगा। जैसे कि मान लो मैं आज बैंक जाऊं लोन लेने के लिए, तो बैंक मुझे मेरा लोन का अमाउंट जो सैंक्शन करेगा वो मेरे सिबिल स्कोर पर करेगा। मतलब मेरे को उतनी ही अथॉरिटी है लोन लेने की, उससे ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। कहीं मैं लोन चुका ना पाऊं तो, ऐसे ही कंपनी ने पैसे ले लिए वापस ना चुका पाए तो, इसलिए आरओसी अलग अलग कंपनियों को अलग अलग शेयर कैपिटल ऑथोराइज करता है। तो अब मान लो कि कोई एक कंपनी एबीसी लिमिटेड है, वो रजिस्टर्ड हुई और एबीसी लिमिटेड का ऑथोराइज शेयर कैपिटल आरओसी ने बता दिया, मान लो 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। तो ये पूरी लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपए ही रेस कर सकते हैं, 100 करोड़ तक का फंड। अब आप बोलोगे सर बस लिमिट है, तो नहीं बेटे, अगर बाद में कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो आरओसी के पास जाकर कुछ फीस देकर रिक्वेस्ट कर कर अपनी इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल को रेज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर 100 करोड़ रुपए का आरओसी ने बोला कि आप इससे ज्यादा फंड रेज मत करना। तो अब कंपनी एक साथ 100 करोड़ तो मांगेगी नहीं। मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है। अब जैसे आपका सीए का कोर्स है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, आर्टिकलशिप, ये आपकी ट्रेनिंग व्रेनिंग ओरिएंटेशन आईटीटी वगैरह सब कुछ करके मान लो 5 लाख रुपए जाता है। तो आप फाउंडेशन के पहली क्लास में अपने पापा से 5 लाख रुपए थोड़ी मांगोगे। तो कंपनी को जितने पैसों की जरूरत होगी 100 करोड़ में, वो करेगी इशूड शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने इशू कर लिए मान लो 20 करोड़। जरूरी थोड़ी है कि कंपनी ने 20 करोड़ मांगे तो सारे के सारे पैसे कंपनी को मिलेंगे। मान लो कंपनी को मिले 19 करोड़ 90 लाख रुपए। जैसे मैं किसी से बोलूं भाई 10,000 दे दे, तो उसने बोला भाई मेरे पास तो 9,500 ही पड़े, बोलूंगा ला भाई यही दे दे। तो इशू किया, फिर इशू से आया सब्सक्राइब, फिर कंपनी ने क्या करा, कॉल्ड अप किया। कंपनी को अभी 10 करोड़ की जरूरत थी, कंपनी ने अभी 10 करोड़ मंगाया और कंपनी को पेड अप हुआ 9 करोड़ 80 लाख रुपए। क्लियर है? तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। यहां पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के बारे में कह रहा है, द टर्म कैपिटल हैज ए वैरायटी ऑफ मीनिंग। इट मींस वन थिंग टू इकोनॉमिस्ट, अनदर टू अकाउंटेंट एंड स्टिल अनदर टू बिजनेसमैन एंड लॉयर। ये जो कैपिटल वर्ड है ये हर पर्सन के लिए अलग अलग है। इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द वर्ड कैपिटल मींस शेयर कैपिटल। अगर आप बात करते हो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो उसके लिए कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल। दैट इज द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ए फिक्स अमाउंट। जैसे कि एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपको जानना हो
जैसे रिलायंस का कैपिटल स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुने। दो 2022 के बीच में इक्विटी शेयर्स ऑथराइज कैपिटल जो है वो 14,000 करोड़ की है 2022-23 में। इशू उन्होंने 6766 यानी कि 6,766 6,766 करोड़ रुपए किया है, जिसमें इतने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने इशू किए हैं और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। ठीक है, तो 6766.1 करोड़ रुपीस इतना पेड अप आज की डेट में आया हुआ है रिलायंस को। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ये कैपिटल स्ट्रक्चर है रिलायंस इंडस्ट्री का 2022-23 का, मतलब एक साल का ये पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो ऐसे इनके पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर कई सालों के यहां पर दे रखे हैं। तो अगर बात करते हैं आप कैपिटल की, तो देखो यहां पर फेस वैल्यू है और यहां शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स और ये फेस वैल्यू है, तो ये कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है रिलायंस कंपनी के। ऑल वेल बच्चे? तो दोबारा से मैं कर रहा हूं, दैट इज कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ए फिक्स अमाउंट। तो एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। क्लियर है? तो रिलायंस ने मान लो कुछ 50 करोड़ शेयर इशू कर रखे हैं, तो फिर 50 करोड़ मल्टीप्लाई 10 यानी 500 करोड़ रुपीज का कैपिटल जो है वो रिलायंस के पास है। एक एग्जांपल लिया है मैंने, वैसे तो बहुत ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्संस टू कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फॉर्म द कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कि लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसी ने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 10 लाख के शेयर लिए, वो सब मिलकर एक जगह पर इकट्ठा हो गया, उसको कॉमन स्टॉक बोलते हैं, उसी को कैपिटल बोला जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड। जैसे मेरे पास कई कंपनियों के शेयर्स हैं, तो फिर मेरे पास उस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स में से कुछ शेयर मैंने ले रखे हैं। क्लियर है? ऐसी अलग अलग लोगों ने शेयर्स ले रखे हैं, तो टोटल पैसा जो कंपनी को लोगों ने दिया है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल हो गया। A share is not a sum of money, it is rather an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract. शेयर मतलब सम ऑफ मनी नहीं होता, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता। मैं 5,000 शेयर ले रहा हूं आपकी कंपनी के, तो आप जब भी प्रॉफिट होगा तो मुझे इतना % डिविडेंड मिलेगा। ये सारे एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जी इन द डोमेन ऑफ कंपनी लॉ द टर्म कैपिटल इज यूज। नंबर ए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब ये वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम अमाउंट होती है एक कंपनी जो है अपने जीवन भर में इतना अमाउंट यूज कर सकती है, ले सकती है। जैसे कि यहां पर 14,000 करोड़ रुपए का ऑथोराइज शेयर कैपिटल रिलायंस का है। 14,000 करोड़ से ऊपर के शेयर्स वो इशू नहीं कर सकते। तो देखो उन्होंने इशू कम का किया, 6,766 का। ऑल वेल बच्चे? फिर ये कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जितना ऑथोराइज्ड है उसमें से कुछ हिस्सा मैंने इशू करा। जितना इशू करा जरूरी थोड़ी है कि सारा का सारा सब्सक्राइब हो, तो कम सब्सक्राइब हो सकता है बराबर सब्सक्राइब हो जाए, और फिर मैंने कॉल्ड अप की एंड देन पेड अप करी। ऑल वेल? ठीक है, ये मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑथोराइज जिसको आप नॉमिनल कहते हो, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। 5 ऑथोराइज, ऑथोराइज के बाद इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। ये सीक्वेंस है, स्टेप्स है। ऑल वेल? अब बात करते हैं शेयर्स की। तो शेयर्स क्या होते हैं? तो बेटे शेयर्स की एक डेफिनेशन होती है, शेयर मींस शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल होता है उसमें से जो है वो शेयर को निकाला जाता है। जैसे कि एक कंपनी की फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए और टोटल जो है वो शेयर है 50 लाख, तो टोटल कैपिटल क्या हो गई? 50 लाख मल्टीप्लाई 10, 5 करोड़ रुपए की हो गई, और 50 लाख शेयर्स हो गए। तो टोटल शेयर कैपिटल 5 करोड़ में शेयर्स ही इन्वॉल्व हो रखा है। क्लियर है? अब इसको पढ़ता हूं मैं। Section 284 of the Companies Act 2013 defines the term shares, which means a share in the share capital of a company and share includes stock. बेटा देखो, जब भी अमाउंट को रुपीस के अंदर दर्शाया गया है तो वो शेयर्स होते हैं, और अगर परसेंटेज में दर्शाया गया है तो वो स्टॉक होते हैं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास टाटा कंपनी के 20,000 शेयर्स हैं, या मैं ये बोल सकता हूं मेरे पास टाटा कंपनी के 1% का स्टॉक है।
तो दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब तक एक्सप्रेसली डिक्लेयर ना करें कुछ डिफरेंट, तब तक शेयर्स और स्टॉक जो है वो समान रहते हैं। स्टॉक को परसेंटेज में बताया जाता है और शेयर्स को न्यूमेरिक वैल्यू में। क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ए शेयर दस रिप्रेजेंट सच प्रपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एज द अमाउंट पेड अप देयर ऑन बेस द टोटल कैपिटल पेबल टू द कंपनी। जैसे मिस्टर एक्स ने किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए के शेयर ले रखे हैं और कंपनी का टोटल कैपिटल 5000 करोड़ है, तो मिस्टर एक्स का कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ है आउट ऑफ 5000 करोड़। ठीक है, तो इट इज ए मेजर ऑफ द इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट टू विच अ पर्सन होल्डिंग ए शेयर इज एंटाइटल्ड। तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरे पास 0.5% का जो है वो स्टेक है, स्टॉक है आपकी कंपनी के अंदर। टोटल 5000 करोड़ में से 1 करोड़ 0.5% मेरा स्टॉक। ऑल वेल, तो आगे बढ़ते हैं बेटे। शेयर कैपिटल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। इसको जरा बहुत अच्छे से समझना। पहली बात, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ये आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में भी पढ़ा। शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है का मतलब कि कोई भी पर्सन अपने शेयर्स को बेच सकता है इजीली। ऑल वेल, एक्स को पैसों की जरूरत पड़ी, एक्स ने वाई को दे दिए, वाई को पैसों की जरूरत पड़ी, वाई ने जेड को दे दिए। क्लियर है? तो शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इक्विटी शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर विद सेम वोटिंग राइट, मतलब इक्वल वोटिंग राइट। एक होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसको आप डीवीआर के शेयर भी बोलते हो। पहले वाले में इक्वल वोटिंग राइट मतलब सारे शेयर होल्डर को बराबर वोटिंग राइट होता है, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है, जिसको आप डीवीआर बोलते हो, इसको मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है, बहुत अच्छे से समझना, 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा। ये कंपनी के मेंबर्स हैं। कंपनी जब इनको शेयर्स इशू करेगी, तो इन मेंबर के पास क्या आ जाएंगे, वोटिंग पावर आ जाएगी। भाई अगर इस मेंबर ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो इन मेंबर के पास क्या आएगा, वोटिंग पावर। मतलब कंपनी का कभी भी कोई जनरल मीटिंग होगा तो फिर कोई भी डिसीजन इन लोगों से पूछे बिना नहीं लिया जाएगा। अब ये कंपनी के ना प्रमोटर ये चाहते हैं कि भाई कंपनी की जनरल मीटिंग में लिए जाने वाले डिसीजंस जो होंगे, उन डिसीजंस पे वोटिंग का जो अधिकार हो वो कंपनी के बड़े लोग यानी कि प्रमोटर्स वगैरह का हो। वोटिंग पावर जो है ये बाहर नहीं देना चाहते, क्योंकि वोटिंग पावर अगर बाहर चली गई तो कंपनी के बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो, कंपनी मान लो फैसला कुछ और लेना चाहती है बट मेंबर अगर मना कर दे तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे में एक ऑप्शन दिया है कंपनी को कि कंपनी वो एक शेयर इश्यू कर सकती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट के, जिसमें कंपनी अपने मेंबर से ये बोलेगी कि भाई आप एक काम करो, ये शेयर्स, हमारा जो डिविडेंड है, एक्स्ट्रा डिविडेंड, वो आप ले लो और आपकी वोटिंग पावर आप हमें दे दो। कुल मिलाकर मार्केट रेट से बहुत सस्ते में शेयर्स मेंबर को दिए जाते हैं, बस बदले में मेंबर का वोटिंग पावर जो है वो कंपनी रख लेती है अपने पास। तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको वोटिंग से कोई मतलब ही नहीं। जैसे नॉर्मल इलेक्शन है, उनको क्या फर्क पड़ता है किसी को वोट दे दो, वो तो एक दारू की बोतल और चिकन बिरयानी के अंदर ही खुश हो जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो फिर यहां पर भी मेंबर्स क्या करते हैं, अपनी वोटिंग कंपनी को दे देते हैं और कंपनी उसके बदले में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिविडेंड उस मेंबर को देती है। तो इसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ऑल वेल, समझ में आ गया जी? ये पूरा सीए इंटर में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये, वहां यहां पर तो बस एक झलक आप लोगों के लिए है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूं। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई मिस्टर एक्स अगर अपने शेयर्स बेचना चाहे मिस्टर वाई को तो इजीली बेच सकता है। दूसरी बात, शेयर्स जो होती है वो नंबर्ड में होते हैं, जिसके नंबर है, जैसे आपका एक रोल नंबर है, आपकी मार्कशीट का एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है, तो शेयर्स का भी अपना नंबर होता है। फिर कहता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होता है एक तो विद वोटिंग राइट, एक होता है विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। मतलब कंपनी के
प्रमोटर्स या कंपनी ने ये बोला मेंबर को कि डिविडेंड हमारा वाला आप रखो और आपकी वोटिंग हमें दे दो, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ऑल वेल, ये एग्जांपल है। It is to be noted that Tata Motors in 2008 introduced equity share with differential voting right called A. Equity share in its right issue. In the issue, every 10 A equity share carried only one voting right but would get 5% point more dividend than the declared on each of the ordinary share. टाटा ने ये इंट्रोड्यूस किया था। टाटा ने ये बोला कि आपकी वोटिंग परसेंटेज आप हमें दे दो और आपको उससे ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा हम क्या देंगे, डिविडेंड दिया करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ऑल वेल, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, डीवीआर का मैंने आपको जरूरत से ज्यादा भी मतलब बता दिया। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर आप लोग जानते हो, प्रेफरेंस शेयर मतलब वो शेयर जो वो शेयर होल्डर जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, अगर मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसे जो मिलेंगे वो किसको मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है हाउ एवर दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट in the process of binding up before the commencement of this act. कहता है according to explanation to section number 43, equity share capital क्या होता है, with reference to any company limited by shares means all share capital जो preference नहीं होते। तो preference क्या होते हैं, with reference to any company limited by share means that part of issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right। तो इनको preferential right होता है। किन किन चीजों का preferential right होता है, एक होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड का और एक रीपेमेंट का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इनको फिक्स रेट पे मिलती है और रीपेमेंट यानी कि मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप आज की डेट में हो रहा है तो जो भी पैसा लिक्विडेटर रखेगा डिवेंचर होल्डर्स को देने के बाद इक्विटी शेयर के पास तब जाएगा जब पहले बीच में आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे। तो प्रेफरेंस शेयर्स मींस दो शेयर होल्डर जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड का जो कि उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है पहले मिलेगा, और रीपेमेंट का एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो देखो रीपेमेंट में लिखा है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है? एक्सेप्शन है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 43 शेल नॉट अप्लाई वेयर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड्स। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 43 जो है वो इक्विटी और प्रेफरेंस वाला ये अप्लाई नहीं होता प्राइवेट कंपनी के अंदर। प्राइवेट कंपनी वाले अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर कुछ और अगर लिख देते हैं, मान लो प्राइवेट कंपनी में लिखा है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि प्रेफरेंस वालों को पेमेंट जो है वो बाद में, पहले नहीं मिलेगी इक्विटी से, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ही बंदे होते हैं आसपास के। क्लियर है? तो बेटे मेरे ये हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो समाप्त हुआ। तो काफी दिन हो गए हम लोगों को कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए। उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट समझ में आ गया। फास्ट फॉरवर्ड 7-8 मिनट के अंदर मैं एक रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। आप सबका माइंड ओपन रहना चाहिए एंड देन वी विल स्टार्ट द रिवीजन। ओके, फ्रेश तैयार हो सबके सब? तो कंपनीज एक्ट में मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने से नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर्स बिठाए हुए हैं और उनसे नीचे 25 आरओसी भारत के अंदर है। 2 है महाराष्ट्र के अंदर, 2 है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में बैठते हैं मुंबई और पुणे में, तमिलनाडु में 2 जगह है, चेन्नई, कोयम्बटूर। कंपनी की डेफिनेशन 2(20) कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, जिसको आप एग्जिस्टिंग कंपनी कहते हो। 5 कंपनी ऐसी है जिन पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। इवन वो कंपनीज है बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा है, जैसे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और कुछ ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की हुई है, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑल वेल, कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की क्या है, एसेंशियल्स और फीचर्स भी बोल सकते हो। आपको सेपरेट लीगल एंटिटी है। 2 केसेस पढ़े थे, सलोमन वर्सेस सलोमन और मकोरा वाला मैंने आज फिर बोला आपको कि आप पढ़ना जरूर। कॉमन सील ऑप्शनल है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी, और कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी।
फिर हमने पढ़ा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स अगर कोई गलत काम कर रहे हैं अपने फेवर में कंपनी के नाम से, तो फिर लिफ्टिंग होगी और चेक किया जाएगा किसने ये काम किया। इसमें हमने 5 केसेस पढ़े, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, और ये अपना डीनशॉ मैनेजी पेटेड वर्सेस सीआईटी ट्रांसपोर्ट वाला, और एक था हमारा एसोसिएटेड रबर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर वाला। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ाई करी क्लासेस ऑफ कंपनी में। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात करी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। फिर हमने पढ़ाई करी ओपीसी सेक्शन 262, प्राइवेट कंपनी 2 ब्रैकेट 68, पब्लिक कंपनी 2 ब्रैकेट 71। फिर हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी का मतलब, प्राइवेट कंपनी मीन्स है कंपनी जिसका कोई पेड अप कैपिटल नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, मैक्सिमम 200, ज्वाइंट होल्डिंग कर सकते हैं 3 मेंबर मैक्सिमम ज्वाइंट होल्डिंग कर सकते हैं, 3 मेंबर मिलकर एक शेयर ले सकते हैं कंपनी का। और प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्शन है अबाउट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, और एम्प्लॉय को मेंबर नहीं माना जाएगा। क्लियर है, अगर उसको शेयर मिलता है। पब्लिक कंपनी मीन्स है कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, इसका भी पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं है, और पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी को पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। ओपीसी के बारे में बताया कि सिंगल पर्सन कैन फॉर्म ओपीसी, तो उसको नॉमिनी रखना पड़ेगा, दोनों ही पर्सन रेजिडेंट होने चाहिए, दोनों ही पर्सन सिटीजन होने चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए 120 दिन वो कम से कम भारत में रहे हो। स्मॉल कंपनी 285, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़। डोरमेंट कंपनी 455 जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। एसोसिएट कंपनी 20% से 50% के बीच में अगर होल्ड होता है तो एसोसिएट कंपनी होती है 26। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर ले रखा है, जिसने लिया वो होल्डिंग, जिसके लिए वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। फिर हमने बात करी सेक्शन 8 कंपनी की, जिसको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, जिसका प्रमोट ऑब्जेक्ट होता है टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। और अभी सीजी की पावर आरओसी को दे रखी है। और सेक्शन 8 कंपनी को नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लिखाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी अपनी मीटिंग में 14 दिनों का नोटिस देती है। अगर वो ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड चली जाएगी तो फिर आरओसी क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उसका लाइसेंस रिवोक कर सकता है और उस कंपनी के सारे पैसे, सारा फंड जो है वो दे सकता है दूसरी सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी को, और उसके पैसे इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड फंड में भी जा सकते हैं। ऑल वेल, ये हमारा हो गया। फिर हमने अगली पढ़ाई करी बेटे, कुछ मेजर हम लोगों ने टॉपिक पढ़े इनकॉर्पोरेशन के। सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन करवाता है प्रमोटर, सेक्शन 2 ब्रैकेट 69। प्रमोटर का मतलब वो बंदा जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम होता है, या जो कंपनी का डायरेक्टर और इक्विटी शेयर होल्डर होता है, या जिसके परमिशन से, जिससे इन्फ्लुएंस होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जिसके डिसीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करते हैं। प्रमोटर जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जाता है तो एक प्रोसेस होता है, वो लोगों को इकट्ठा करता है। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 बंदे चाहिए। इनको हम सब्सक्राइबर कहते हैं मेमोरेंडम के। फिर वो इनकॉर्पोरेशन के लिए आरओसी के पास जाता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए एमओए एओए देता है और डिक्लेरेशन देता है सीए सीएस सीएम में एडवोकेट का, और फिर बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है आईएनसी 11 के अंदर। और इनकॉर्पोरेशन के लिए स्पाइस भरा जाता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। आईएनसी 32 का फॉर्म भरा जाता है स्पाइस के साथ। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वैसे ही आपको सिन नंबर मिलेगा, और सिन नंबर के साथ में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। और इनकॉर्पोरेट होते ही सब्सक्राइबर बन जाते हैं मेंबर। और उसके बाद सेक्शन 10 आज की क्लास में बताया कि इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या होता है, कि एक कंपनी अपने मेंबर के लिए बाउंड हो जाती है, मेंबर अपने कंपनी के लिए बाउंड हो जाता है। फिर हमने एमओए पढ़ा। एमओए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्राइबर क्लॉज और नॉमिनी क्लॉज इन द केस ऑफ ओपीसी होता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि आप बियॉन्ड नहीं जा सकते, अगर बियॉन्ड गए तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में मैंने ऐश्वर्य रेलवे कंपनी का केस बताया। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब हर वो पर्सन जो आउटसाइडर कंपनी से जुड़ रहा है उसको कंपनी के एमओए और एओए की नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब जो भी आउटसाइडर कंपनी से जुड़ रहा है वो ये एज्यूम करता है कि कंपनी अपने एमओए एओए को फॉलो कर रही है। इस पर पूरा का पूरा आपको मेरा वीडियो देखना है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान। आपको चैनल पे जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियो का नाम डालना, मेरा आपको पहला या दूसरे नंबर पे वीडियो मिल जाएगा।
फिर हमने शेयर की बात करी, शेयर में शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड शेयर इंक्लूड स्टॉक, स्टॉक मतलब परसेंटेज में, शेयर मतलब वैल्यू के अंदर। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी दो टाइप के होते हैं, विद सेम वोटिंग राइट, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्लियर है? फिर हमने बात करी कैपिटल की, कैपिटल होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। एंड बस यही है हमारा, ये पूरा का पूरा आपका कंपनीज एक्ट खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाने में जो है वो पूरी की पूरी मैंने कोशिश करी, आपको समझा पाया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को शुरू करेंगे। कोई और समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।